नमस्कार। धरती जैसे नए ग्रहों की ताज़ा खोज और कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित सोलर थर्मल पावर प्लांट के अलावा विज्ञान की दुनिया की कुछ और रोचक खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। इन खबरों के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा को लेकर हाल ही में लिए गए एक नए फैसले की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नासा ने खोजे पृथ्वी जैसे 7 बड़े ग्रह, 3 पर जीवन की संभावना। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोजी मेढक की नई प्रजातियां। कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा पर आधारित नई तकनीक बिजली उत्पादन में मददगार। गन्ने में सुक्रोज लेवल जांचने की नई तकनीक, किसानों को मिल सकेगा उचित दाम। और खोज खबर में चर्चा करेंगे कितनी फायदेमंद होगी 2018-19 में होने वाली इंजीनियरिंग की एकल परीक्षा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, नासा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पृथ्वी जैसे 7 नए ग्रहों की खोज की है। और खास बात यह है कि इनमें से 3 पर जीवन की संभावना जताई गई है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से 40,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। देखा जाए तो खगोल वैज्ञानिकों ने पहले भी ग्रहों की खोज की है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब पृथ्वी के आकार जैसे इतने सारे ग्रह मिले हैं। नासा वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस खोज की घोषणा अपने वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय से की। क्या धरती के अलावा भी कहीं जिंदगी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और आम इंसानों के जहन में कौंधता रहा है। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं था। हमारे पास ऐसा कोई सुराग नहीं था जिसके आधार पर हम धरती के बाहर जिंदगी की संभावना तलाश सकें। हाँ, धरती के अलावा भी अंतरिक्ष में कुछ ग्रह धरती सरीखे जरूर मिले हैं। हाल में नासा की एक खोज ने इस दिशा में क्रांतिकारी जानकारी हासिल की है। नासा के स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ही तारे के चारों ओर धरती के आकार के 7 ग्रह खोज निकाले हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर एक ही सितारे के इर्द गिर्द इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों के बारे में जानकारी पहले कभी नहीं मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 उपग्रहों में जिंदगी के भरपूर आसार हैं, यानी उनकी सतह चट्टानी है और वहां पानी मौजूद है। These planets are among the best of all the planets we know to follow up, to see, for example, with the James Webb Space Telescope that we're going to launch last year, the atmospheres, and also to look at biosignatures if there are any. The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when. जिंदगी के लिए जरूरी पानी और उचित वातावरण सभी 7 ग्रहों में मौजूद हो सकते हैं। इस एक्सोप्लैनेट व्यवस्था को नाम दिया गया है ट्रैपिस्ट-1, जो धरती से 40 लाइट ईयर या 235 ट्रिलियन मील दूर सौर मंडल से बाहर एक्वेरियम तारामंडल में है। इस खोज के बारे में नेचर पत्रिका में छपा है और हाल में नासा के वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय में नासा ने प्रेस को इसके बारे में जानकारी दी है। अभी तक टीम ने स्पित्जर डेटा का इस्तेमाल कर 7 उपग्रहों के आकार, उनके द्रव्यमान और घनत्व के बारे में जानकारी हासिल की है। अब वैज्ञानिक वहां के वातावरण, सतह, मौसम और तापमान में बदलाव के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। स्पित्जर एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो धरती, उसकी कक्षा और सूर्य तक को पीछे छोड़ देता है। इसका इस्तेमाल ट्रैपिस्ट-1 के अध्ययन के लिए किया गया है, क्योंकि इंफ्रारेड रोशनी में तारे सबसे अधिक चमकते हैं। निश्चित रूप से ये खोज धरती से दूर रहने योग्य वातावरण खोजने में मददगार साबित होगी। हो सकता है कि एक दिन हम ऐसे ही किसी ग्रह पर जिंदगी की कल्पना साकार भी कर सकें।
विश्वविद्यालय के फ्रॉग मैन कहे जाने वाले प्रोफेसर एसडी बीजू और उनके दल ने मेंढक की 7 नई प्रजातियों की खोज में सफलता हासिल की है। इनमें से 4 मेंढकों का आकार इतना छोटा है कि ये नाखून पर भी बैठ सकते हैं। खोजे गए सभी मेंढक नाइट फ्रॉग प्रजाति के हैं और इन्हें वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के जंगलों में खोजा है। मेंढक को देखकर हम में से कई लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन जहां तक खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण संतुलन का सवाल है, तो इसमें मेंढकों की अहम भूमिका होती है। प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला के बीचों बीच स्थित मेंढक कीटों की संख्या को काबू में रखते हैं और खुद पक्षियों और सांपों जैसे सजीवों का प्रमुख आहार होते हैं। अब फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसडी बीजू और उनकी टीम ने मेंढक परिवार के नए सदस्यों की खोज की है। वैसे ये टीम पहले भी मेंढक की कई नई प्रजातियों की खोज कर चुकी है। इस बार टीम ने निक्टीबैट्रिकस प्रजाति के 7 नए प्रकारों के मेंढक खोजे हैं। इन मेंढकों को आमतौर पर रात्रि मेंढक के नाम से जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 7 में 4 प्रजातियां बेहद छोटे आकार के हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई मात्र 12.2 से 15.4 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये मेंढक इतने छोटे हैं कि वो आसानी से एक सिक्के पर या अंगूठे के नाखून पर बैठ सकते हैं। We were surprised to find that the miniature forms are in fact locally abundant and fairly common. They were probably overlooked by researchers because of their extremely small size, secretive terrestrial habitats and insect-like calls. इन मेंढकों को दुनिया के सबसे छोटे आकार के मेंढकों में शुमार किया गया है। टीम ने छोटे आकार के मेंढकों को पश्चिमी घाट के आर्द्र जंगलों में दलदली जमीन पर पत्तियों के ढेर के बीच खोजा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पश्चिमी घाट में लघु मेंढकों की भरमार है, लेकिन बेहद छोटे आकार के होने, छिपे रहने और पतंगों जैसी आदतों के कारण वो दूसरी प्रजातियों से भिन्न हैं और उनका विस्तार से अध्ययन नहीं हो पाया है। ये मेंढक पश्चिमी घाट में मेंढकों के विकास के बारे में नए सिरे से प्रकाश डाल सकते हैं। सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ साथ इस पर आधारित तकनीकों पर शोध में भी तेजी आई है। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें भाप की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए सोलर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। ये तकनीक न सिर्फ किफायती है बल्कि पहले से इस्तेमाल हो रही प्रणाली से 50% ज्यादा कारगर है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सौर ऊर्जा को दुनिया भविष्य की ऊर्जा के रूप में देख रही है, लिहाजा अब सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के लिए नई और बेहतरीन तकनीकियों की खोज की जा रही है। संक्षेप में कहें तो सौर ऊर्जा इकट्ठा करने के बारे में नई खोज की जा रही है। फिलहाल सौर तकनीकी भाप पर आधारित रैंकिन साइकिल से उत्पन्न की जाती है, जिसमें सौर संग्राहक से गुजरने के लिए तरल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद भाप को ऊष्मा पहुंचाई जाती है, जो फैलकर यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। पारंपरिक विधि न सिर्फ ऊर्जा मापने में मुश्किलें पैदा करती है, बल्कि इसमें अधिक पूंजी और संसाधन लगते हैं और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर प्रदीप दत्ता और उनकी टीम नया सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित सौर थर्मल ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। Now, in the last 10 years or so, or last decade or so, there has been considerable development that has gone towards development of supercritical carbon dioxide as a viable alternative to water-based or the steam-based systems. The biggest advantage of this is that since the machine, the entire system is very compact and it has much higher power densities, you can basically use it on top of a solar tower.
So this can be mounted directly on top of solar tower, where you can generate heat through heliostat field or something of that sort, which is not possible in a conventional steam-based system because sheer bulk of the entire system. This particular program that we have, we are using supercritical carbon dioxide as the working fluid, and this supercritical carbon dioxide, when it operates in a Brayton cycle is very similar to the cycle that is used in aircraft engines. In that way, we can have very high efficiency even at a moderate source temperature such as 500 degrees or 600 degrees Celsius, which is easily realizable in the case of solar thermal. So with this high efficiency and also compact power block system, the cost of power can come down and be competitive with any other. नवीन तकनीकी में सौर ऊर्जा के लिए एक सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन साइकिल ऊर्जा संयंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस व्यवस्था में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को काम करने वाले तरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक बेहद विशिष्ट घनफल वाले कार्बन डाइऑक्साइड को काम करने वाले तरल के रूप में इस्तेमाल करने से सामान्य तापमान पर ही साइकिल उच्च गुणवत्ता हासिल कर सकती है। इस संयंत्र की उत्पादकता पारंपरिक व्यवस्थाओं से 50% से भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस व्यवस्था में जल रहित सुखाने की व्यवस्था है, लिहाजा ये पानी की बर्बादी को भी रोकती है। इस व्यवस्था को परमाणु तथा अवशेषों से पैदा होने वाली बिजली के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिशा में IISc पहले ही प्रायोगिक स्तर पर प्रयोगशाला में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर चुका है। ये परियोजना साफ सुथरी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अमेरिका संयुक्त शोध उपक्रम का हिस्सा है, जिसका सहयोगी डेवलपमेंट सेंटर और सांदिया नेशनल लैब हैं। इसके अलावा BHEL ने IISc के साथ मिलकर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित वॉल्यूमेट्रिक सोलर रिसीवर विकसित किया है। कहना बेजा नहीं होगा कि भविष्य में ये तकनीकी ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कम लागत वाली तकनीकी के रूप में स्थापित होगी। गन्ने को बेचने के लिए जब किसान बाजार जाते हैं तो उसमें मौजूद सुक्रोज लेवल के आधार पर उन्हें गन्ने का मूल्य मिलता है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण गन्ने में शुगर की सटीक मात्रा की जानकारी नहीं मिल पाती और किसानों को इससे काफी नुकसान भी होता है। इसी कड़ी में अब एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है जो गन्ने में शुगर की सही मात्रा को आंकने में काफी कारगर है। तो क्या है ये तकनीक, आइए देखते हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है गन्ना। देश के विशाल इलाके में गन्ने की खेती होती है और चीनी उद्योग देश के सबसे विशाल और विकासशील उद्योगों में से एक है। इससे आभास होता है कि गन्ना किसानों के पौ 12 होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि स्थिति ठीक इसके विपरीत है। गन्ना किसान देश के सबसे प्रताड़ित वर्गों में से एक है। चीनी मिल मालिक अपने फायदे की दर पर आंच नहीं आने देते, जबकि गन्ने में चीनी उत्पादन की कम क्षमता का बहाना बनाकर गन्ना किसानों को कम कीमत दी जाती है। लेकिन अब शुगर केन सैंपलर मशीन ऐसा नहीं होने देगी। इस मशीन का विकास किया है श्री जकारियाज मैथ्यू ने, जो अब तक 300 से अधिक नई मशीनों की खोज कर चुके हैं और जिनके नाम 27 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं। हमने यूज़ किया है और ड्रिलिंग करके सैंपल लेगा 8 to 10 kg लेगा और कन्वेयर में सीधा जाएगा, बाद में श्रेडिंग होएगा। श्रेडिंग करेगा तो एकदम प्रिपेड कैन एकदम बारीक बारीक कर देते हैं। वो बाद में उसके अंदर सेंसिंग करके उसका सुकोस लेवल लेके कंप्यूटर में लाते हैं। वो भी 15 सेकंड के अंदर आ जाता है। टोटल गाड़ी आके रुके उसके अंदर ड्रिलिंग करके करने के लिए 2 to 3 मिनट लगते हैं।
उसके अंदर गाड़ी का वजन भी आ जाता है इसके अंदर। शुगर केन सैंपलर मशीन गन्ने में चीनी की मात्रा का फौरन और सटीक जानकारी देता है। इस नई खोज की बदौलत गन्ना किसान आसानी से अपने गन्ने की गुणवत्ता और इसकी सही कीमत जान सकते हैं। नई खोज न सिर्फ गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ना उत्पादन के लिए भी उत्प्रेरित करेगी। हालांकि चीनी मिल मालिक फिलहाल इस खोज का विरोध कर रही हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें भी उत्पादन लागत कम होने और संयंत्र की उत्पादकता बढ़ने का फायदा होगा। फिलहाल एक शुगर केन सैंपलर मशीन गुजरात के नर्मदा उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड में स्थापित की जा चुकी है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देश भर में साल 2018-19 सत्र से इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा होगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि शिक्षा में पारदर्शिता लाने और छात्रों को कई परीक्षाओं के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हाल ही में यह फैसला लिया गया है और मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE को इसके लिए संभावित कदम उठाने के लिए कहा है। लेकिन सवाल ये है कि इससे छात्रों के साथ साथ संस्थानों और शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे एक खास मेहमान के साथ, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बढ़ोतरी के साथ इंजीनियरिंग स्नातकों की मांग देश विदेश में बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही देश में शहरों के हर गली कूचे में इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार बढ़ती जा रही है। कहना बेजा नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की सिर्फ संख्या अंधाधुंध बढ़ रही है, गुणवत्ता नहीं। इस समस्या को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग की शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र स्तरीय एकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अभी तक सिर्फ IIT में छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलता था। अब दूसरे संस्थानों में भी छात्रों को दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की सीढ़ी पार करनी होगी। ये योजना सभी BTech और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी। इस सिलसिले में सरकार ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। AICTE को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा हो और साल में एक बार से अधिक हो। खबरों के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय स्तर पर वेब के जरिए सलाह देने का कार्यक्रम भी शुरू कर रही है और इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। राज्य सरकारें और संस्थान अपने यहाँ दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा में नंबरों के अलावा दूसरे मानदंड भी तय कर सकते हैं। राज्यों के सहयोग से मानदंड लागू करने की प्रक्रिया AICTE पूरी करेगी। संभावना है कि इस प्रस्ताव का कुछ राज्य और निजी संस्थान विरोध करेंगे, लेकिन ये उम्मीद भी है कि इस कदम से मेधावी छात्रों को मदद मिलेगी और देश भर में इंजीनियरिंग की गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार आएगा। तो इस कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पर विचार से चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के उप कुलपति प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार जी।
प्रोफेसर तांकेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहेंगे कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब इंजीनियरिंग की सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्या विचार हैं आपके इस पर? मानव संस्थान मंत्रालय ने जो फैसला लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, इस फैसले का बहुत स्वागत करेंगे, क्योंकि आज के दिन में उन्हें बहुत से एंटर टेस्ट में एग्ज़ाम देना पड़ता है। लगभग हमारे पास इस वक्त 40 ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है पूरे देश में जो होते हैं। यदि एक बच्चा 5 से 7 टेस्ट में भी अपीयर करता है तो उसे बहुत ही उसमें स्ट्रेस में रहता है। मुझे उम्मीद है कि यदि एक ही टेस्ट में रहेगा जिसके मल्टीपल लेवल हो सकते हैं, और उसमें उसे बहुत ही मुझे लगता है हेल्प मिलेगी। बहुत ही फ़ायदा है छात्रों के लिए, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। लेकिन अगर संस्थानों की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? इंस्टीट्यूशंस को भी मुझे लगता है कि इसमें अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि अभी हम देखें कि इसी मंत्रालय ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की भी बात करी है। तो यदि हर एक इंस्टीट्यूट ग्रेडेड होगा और अच्छा स्टूडेंट अच्छे ग्रेड के इंस्टीट्यूट में जाना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर डिफरेंट स्टेट से लोग जाएंगे, और इसमें एक तरह के मुझे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा होगा और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। जी, और सर अब इस फैसले के बाद प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से एग्ज़ाम होगा? नीट की तरह ही ये एग्ज़ाम होगा, ये बताइए छात्रों को। नीट के ही तरह है कि जैसे एक ही एग्ज़ाम होगा हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए जी। और इसमें अभी ये तय होना है कि एसबी कितने लेवल को होंगे और कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकता है। बच्चा 2 बार भी एग्ज़ाम दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकता है। ऐसी बातें भी अभी आ रही हैं, जिससे ये होगा कि बच्चा कभी भी एग्ज़ाम दे, और उससे इसमें एक मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत फ़ायदा रहेगा कि उनका बिल्कुल इस टेस्ट में नहीं रहेंगे, कभी भी वो अपना एग्ज़ाम दे के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे GRE टेस्ट या और टेस्ट होते हैं सेट के, जो बाहर की कंट्रीज़ में। जी 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 जी। और सर, एक आंकड़े के मुताबिक इंजीनियरिंग की 8 लाख सीटें हर साल खाली रह जाती हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कदम कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें दूसरे स्टेट्स के बच्चों को एक जाने में का मौका मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें कोई सीट नहीं रहेगी, जो खाली नहीं बचेगी, क्योंकि यदि क्वालिटी अच्छी है तो स्टूडेंट्स तो मिलते ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रालय को ये भी चाहिए कि जो हमारा जो टेस्ट है जो होने जाएगा उसको हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लाएं, और ताकि जो बाहर के लोग हैं वहाँ भी हमारे यहाँ एडमिशन ले सकें। कि हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हमें अपने यूनिवर्सिटी जो हैं बाहर के देशों के लोगों के लिए भी खोलनी पड़ेंगी, ताकि वो बाहर के लोग जहाँ के एडमिशन ले सकें, क्योंकि हर कोई एडमिशन USA या UK में नहीं ले सकता। भारत एक बढ़ता हुआ देश है जिसमें बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहेंगे। तो सीटें भरेंगी, बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो इस पर कितना प्रभाव होगा इस फैसले का? क्योंकि शिक्षा का स्तर अपने आप ही ऊपर बढ़ेगा जब हम एक ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी के टेस्ट की बात करेंगे। और यदि बच्चे अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि यदि इनपुट अच्छी है तो आउटपुट भी अच्छी आएगी, और यदि बच्चे अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि एक जो टीचर एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, उनका भी ज़्यादा रुझान बढ़ता है कि वो एक अच्छी शिक्षा दें बच्चों। जी बिल्कुल। तो अब एक ही परीक्षा के जरिए होगा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन। उम्मीद है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी, फीस का भ्रष्टाचार और बाजारीकरण भी खत्म होगा। प्रोफेसर तांकेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।